नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। बात ईरान की आज हम फिर से करने वाले हैं। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए वेस्ट की तरफ से, लेकिन उसका असर कितना है? क्या ईरान की इकोनॉमी को इससे धक्का लगा है या फिर ईरान अंदर ही अंदर तैयारियों में लगा है और उसकी तैयारियों को ताकत मिलती जा रही है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू का हालिया बयान ये बता रहा है। हालांकि उनके बयान में कितना दम है या उनके बयान का ठौर ठिकाना क्या है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नेतन्याहू अब ये बता रहे हैं कि ईरान से डरना पड़ेगा अमेरिका को भी। उनके बयान के मायने क्या हैं, क्या बता रहे हैं और इकोनॉमी का हाल क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और सबसे पहले ईरान की मौजूदा इकोनॉमी की बात करते हैं कि सैंक्शंस जो लगाए गए उसका असर कितना पड़ रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। अंकुर जी। देखिए पुनीत, सैंक्शंस की बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात बताएंगे कि इस युद्ध के बाद जो इजराइल और ईरान के बीच में हुआ था, उसके बाद ईरान ने अपनी प्रिपरेशन बहुत ही तेज़ी से की है, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब उसको ये लगता हो कि कभी भी फिर से इजराइल का अटैक हो सकता है, तो उसको कई मोर्चे पर करनी है पड़ रही है। तो पहला मोर्चा तो ये है कि ईरान अपना जो तेल है उसको बेचे, लीगल और इल्लीगल तरीके से, यानी कि दुनिया की नज़रों में तो वो इल्लीगल होगा। दूसरा तरीका ये है कि रूस और चीन से मदद ले, ताकि आने वाले वक्त में जो लड़ाई हो सकती है उससे पहले उसके पास हथियार हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो नुकसान हुआ था, मतलब जो उसके प्रोग्राम्स को नुकसान हुआ था डिफेंस के, और आम जनता को भी उस समय काफ़ी तकलीफ़ हुई थी जब युद्ध हुआ था, तो उस नुकसान को भरपाई कर ली जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी लाई जाए इकनॉमी में, क्योंकि जो ईरान की जो करेंसी है वो काफ़ी टूट चुकी है, उसकी वैल्यू काफ़ी डी वैल्यू हो चुकी है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पर ईरान काम कर रहा है, और इनको देखकर लगता है कि शायद ईरान के अंदर कुछ तो चल रहा है, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है, तो वही इकोनॉमी पर आते हैं। मैंने ये सुना है कि ईरान का जो उसकी मुद्रा है रियाल, वो ऐसा कहा जाता है कि आप थैला भर के पैसा लेकर जाओ और झोला भर कर सामान लेकर आओ, उसी को ठीक करने की कवायद है। बिल्कुल पुनीत, ये अगर हम इस करेंसी की डीवैल्यू की बात करें तो ये ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी है, और यही वजह है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 2025 में, इस साल युद्ध के बाद, जो ईरान ने जो एक्सपोर्ट किया है ऑयल बावजूद सैंक्शंस के, वो 2018 के बाद सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को हर हाल में डॉलर चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, क्योंकि उसकी जो करेंसी है उसकी बाहर मार्केट में ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और उसको स्वैप या किसी भी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी हम ट्रांसफ़र करके भी ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे अगर रूस से उसको सामान ख़रीदना है, चाइना से कोई डील करनी है, तो वो होगी डॉलर्स में। तो डॉलर्स कहाँ से आएंगे? डॉलर्स आएंगे जब हम तेल को बेचेंगे, चाहे वो चुपचाप चोरी छिपे बेचें, कैसे भी बेचें, डॉलर आने चाहिए। तो ईरान का अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है दैट वी हैव टू सर्वाइव, डॉलर आने चाहिए, और उसके बाद ताकि हम आने वाले खतरों पर ध्यान दे सकें कि आने वाले समय में मुल्क पे क्या खतरे आ सकते हैं। अच्छा, एक खबर और आ रही है और वो बड़ी दिलचस्प सी खबर ये है कि 1 लाख रुपए अगर है तो उसके पीछे से 4 ज़ीरो हटा दिए जाएंगे। मतलब उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा घट गई है कि वो 4 ज़ीरो हटा करके और उसको मतलब 10 मानक मान लिया जाएगा। एक खबर ये आ रही है। एक चीज़ और है, और वो ऐसा लग रहा है कि ईरान को अभी नहीं तो कुछ सालों में बहुत बड़ा बूस्टअप दे सकता है। वो जो खबर निकल कर आ रही है कि ईरान के पास फिर से एक बड़ा तेल का भंडार मिला है, उसकी क्या जानकारी है? और देखिए, ये खबर आई है और इसको काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने भी छापा है, जिसमें बताया गया कि एक बड़ी गैस फील्ड मिली है जिसमें तेल भी है और गैस भी है, और ये मिली है फार्स में। फार्स एक प्रांत है
दक्षिणी प्रांत है ईरान का, तो वहाँ पर ये मिली है, और जिसको कहा जा रहा है कि 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है और करीब 200 मिलियन बैरल तेल है। तो ये रॉयटर्स ने और बाकी एजेंसीज ने भी ईरान के जो मिनिस्टर हैं या जो उनके न्यूज़ एजेंसी हैं सना, उसके कोट करते हुए छापा है। अब देखिए, तेल मिला ना मिला वो एक अलग बात हो सकती है, उस पर अलग अलग कंटेस्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही दावा करता है, कभी कभी हमारे यहाँ से भी इस तरह खबरें आ जाती हैं। पर ये बात तो तय है कि ईरान की जो डेमोग्राफी है और जियोग्राफी है वो इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आने वाले वक्त में भी ईरान में और तेल भंडार हो सकते हैं। ये भी सही हो सकता है और भी हो सकते हैं। तो एज ए कंट्री ईरान के लिए सरवाइव करना मुश्किल नहीं है। वो अगले 20-50 सालों तक लगातार अगर तेल एक्सपोर्ट करे, तो जो आज के वक्त में जो सऊदी अरब की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, जो कतर है, जो मुकाम दुबई का है, तो सेम मुकाम जो है ईरान का भी है। हो सकता है, मतलब अगर ईरान पर कोई इस तरह के प्रतिबंध ना हो। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि ईरान में फ़िलहाल जो ऑयल को जो एक्सपोर्ट करने की उसकी कैपेसिटी है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप चोरी छिपे भी कोई तेल भेजते हैं तो बहुत सारी सरकारी एजेंसीज़ हैं, सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन के और बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से ये पता चल जाता है कि भाई किस पोर्ट से कितने ऑयल टैंकर निकले, या इस पर्टिकुलर इस स्पेस में जहाँ पर वो वाटरवेज होते हैं कितने ऑयल टैंकर्स कहाँ से आए और कहाँ गए। तो ये सब ट्रैक होता है पूरी दुनिया में। तो इसलिए ईरान के लिए मुश्किल होता है कि वो एक कैपेसिटी से ज़्यादा तेल बाहर बेच सके। लेकिन ये बात सच है कि ईरान में तेल आज भी, ये खबर भी सच हो सकती है, और आने वाले वक्त में भी ईरान में तेल मिल सकता है, इसमें कोई और ईरान बिजनेस भी कर रहा है। ये इंटरनेशनल टैंकर ट्रैकर सर्विस जो ऑफिशियल है वो पुष्टि कर रहे हैं कि ईरान अच्छी, मतलब सैंक्शंस के बावजूद अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा उछाल सितंबर के महीने में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि तमाम तरीके के प्रतिबंध सैंक्शंस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रूस की तरफ से भी जो है वो विमान आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि असलहा साजो सामान जो है वो लदा हुआ है, वो भी मदद पहुंच रही है लगातार। फिर से एक विमान के पहुंचने की बात बिल्कुल आपने बताया कि AN-124 एक कार्गो प्लेन आया, और ये प्लेन एक हफ्ते पहले भी आया था और उससे पहले भी खबरें थी। ये हमने डिस्कस की थी पहले, ये डिस्कस भी की थी हमने अपने शो में। तो ईरान बेसिकली ईरान और रूस के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है वो बढ़ी है। अब S-400 की भी बात हो रही है। हमने पुराने वीडियो में बताया था कि ईरान जो है और वो टेस्टिंग वगैरह भी शायद उन्होंने टेस्टिंग की है, उन्होंने बताया है। तो अगर S-400 आता है ईरान के पास तो वो बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि S-400 की कैपेसिटी है। इट हैज़ बीन टेस्टेड इन द इंडिया पाकिस्तान बैटल। जो भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसमें इसका टेस्ट हुआ था, जो कामयाब रही। तो अगर ईरान के पास S-400 आता है तो फिर इजराइल और अमेरिकन वॉर प्लेन्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि इजराइल ईरान के बीच में या ईरान और अमेरिका के बीच में देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि अगले 6 से 8 महीने में फिर से कोई जंग हो सकती है। बिल्कुल। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया है, ख़ास तौर पर अपने एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी होगी यूरेनियम इनरिचमेंट की, वो हम करेंगे। हालांकि दुनिया के सामने वो ये कहते हैं कि हमारा पीसफुल के लिए, पर जो इरादे हैं वो इरादे ये हैं ईरान के कि हमें परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बम बनाना है। तो ऐसे में टकराव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। टकराव के अलावा दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता, और टकराव को बल तब और मिलता है जब जून के महीने में 12 दिनों की जो जंग हुई थी उसके पहले के बयानों को याद करें, और उसके पहले का अगर हम डिस्कशन याद करें तो हम और आप ये चर्चा करते थे कि नेतन्याहू की तरफ से एक बयान आया है
और नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान बहुत करीब पहुंच चुका है, इतने बम बना सकता है। आईएई की रिपोर्ट से पहले नेतन्याहू के बयान आते थे और इस बार भी नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा, अब तो उन्होंने ट्रंप को भी एक प्रकार से भय दिखाना, डर दिखाना शुरू कर दिया है कि आप बस उनकी 3000 किलोमीटर की रेंज वाली और मिसाइल वो अगर डेवलप कर लेते हैं तो आप भी उनकी जद में आ जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ अभी शायद ऑफिशियली कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं 8000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल उन्होंने बना ली है। हाँ बिल्कुल, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जो है वो करीब 8000 किलोमीटर की एक मिसाइल बना चुका है और इसमें अगर 3000 किलोमीटर और जोड़ लिया जाए यानी कि 12000 किलोमीटर हो तो ईरान से कोई मिसाइल अगर छोड़ी जाएगी तो वो अमेरिका के किसी भी सिटी को निशाना बना सकती है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। देखिए, मिसाइल के मामले में ये आप भी जानते हैं, हम सब ने भी देखा है कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। उसमें से जो एक हाइपरसोनिक मैक 4, मैक 3 या मैक 8 तक की जो मिसाइलें हैं वो कैपेसिटी अभी उतनी विकसित नहीं है, पर अगर ईरान ने मैक 4 या मैक 6 तक वो अपनी कैपेसिटी लेके गया तो फिर इज़राइल के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ख़ास तौर पर डेविड और ये आयरन डोम, इनके लिए मुश्किल होगा कि उसको वो ट्रेस कर पाएँ। क्योंकि देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा आपको मालूम होगा कि ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस जब हम भारत और पाकिस्तान के बीच में यूज़ हुई तो ब्रह्मोस को कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो ऐसा ही ईरान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इज़राइल को अब ये ख़तरा है कि अगर ईरान के पास हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलें हुई तो वो हाइपा में, जैसे उनका अटैक हुआ था हाइपा पोर्ट सिटी में, तो वो अगली इस बार की तरह भी और डेंजरस हो सकता है, जिसमें इज़राइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो अपने नुकसान का, क्योंकि इनके पास जो जानकारी ये है कि इनके पास खोरम शहर, खैबर शेकन एक मिसाइल है जिसकी 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और एक और आई थी मिसाइल का नाम था सेजिल, जो अभी हमला हुआ था उसमें इस्तेमाल हुई थी, उसकी भी इतनी करीब रेंज है। लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू ट्रंप को ये डर दिखाकर उकसाने का काम तो नहीं कर रहे हैं कि अब आइए, अब वक्त है, मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दो, ये कहने की कोशिश है क्या नेतन्याहू की ट्रंप को मैसेज देने की? बिल्कुल, ये इज़राइल ने पहले भी अमेरिका को कुछ कुछ ऐसे ही बताया है। जैसे एक बार UN में बताया कि ईरान यहाँ तक परमाणु बम बना चुका है। वही। फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अमेरिका को दिए कि देखिए ये उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो ये तो पहले भी होता रहा है। तो ईरान को लेकर इज़राइल हमेशा अमेरिका को इन्फॉर्मेशन देता है, फिर अमेरिका उस इन्फॉर्मेशन पे काम करता है। तो नई बात तो नहीं है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू जो ये बात कह रहे हैं कि उसके पास ICBM है 8000 किलोमीटर की, 12000 किलोमीटर की, तो ये सच तो है कि ये इन्फॉर्मेशन है, होगी सच, और ये इन्फॉर्मेशन फिर अमेरिका को दी जाएगी। मतलब वो चाइना से उसको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, ये बात तो सही है। तो हाँ, मतलब कुछ तो देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ है। देखिए, इस लड़ाई के बाद ऑपरेशन जो नाम दिया गया था राइजिंग लायन के बाद ईरान को भी एक बात समझ में आ गई है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो या तो उसको एटम बम बनाना पड़ेगा या फिर वो हथियार खरीदने पड़ेंगे ताकि उसका एयर डिफेंस बचा रहे। उसके लिए काम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए काम शुरू हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान के लिए अच्छी खबर है इसमें कि गैस का, तेल का भंडार ईरान में मिला है और इस पर आने वाले 3 साढ़े 3 सालों में काम शुरू होगा। पहले भी ईरान ये दावा करता रहा है, लेकिन इस बार जो पुख्ता सोर्सेस हैं वहाँ से ये जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये थी ईरान की बात। कैसी लगी चर्चा ग्लोबल अड्डा में आप कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं। फिलहाल चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।